हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास जो है आपको अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप नोट करने के लिए कॉपी पेन ले करके बैठें और जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं उनको आप लिखते जाएं। ठीक है, चलिए हम आज बढ़ते हैं आज के क्लास में। और हम जो है एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि हम हिंदी व्याकरण को याद करने बैठते हैं तो लगता है कि कहाँ से शुरू करें। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हमने आज बनाया हुआ है जो आपके लिए काफ़ी आसान होगा याद करना। चलिए देखते हैं। जैसे पहले बारी आती है भाषा के भेद की। तो भाषा के भेद होते हैं दो तरह के, यानी दो प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन से हैं वो? मौखिक भाषा पहली है और दूसरी है लिखित भाषा। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है अक्सर कि व्याकरण के भेद कितने होते हैं। तो व्याकरण के भेद जो हैं तीन होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। इन्हीं के अंतर्गत हम बहुत विस्तार में पढ़ते हैं, लेकिन हम आज विस्तार में नहीं, हम शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ेंगे, जिससे हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी और कुछ संदेह भी होंगे। हम समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए जो है कि आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, पहले बात करते हैं स्वरों की। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, ये सबसे पहले बात आती है। ये आगत स्वर जो हैं कुछ इस तरह लिखे जाते हैं और ये आगत स्वरों के कारण ही हमको लगता है कि 33 होगा कि 35, तो कुल मिलाकर के 35 बोला जाता है। ठीक है, आगे बारी आती है दीर्घ और ह्रस्व स्वरों की। दीर्घ और ह्रस्व स्वर में क्या अंतर है, ये मेन क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा ये बात है कि देखिए, पहली बात तो हम ह्रस्व स्वर को लेंगे। ह्रस्व स्वर की परिभाषा पहले लेते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो होती है ना बिना स्वर के बोले जाते हैं। इनमें स्वरों के बिना ही ये बोल पाते हैं हम इसको, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इसलिए ह्रस्व स्वर या मूल स्वर अगर क्वेश्चन में आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब बारी आती है इनके उच्चारण में कितना समय लगता है। तो इनके उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर जो है इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। जैसे अब देखिए, अब हमने देखा ये जो है ये इन दोनों की खासियत क्या है। इन व्यंजनों की आगत जो है, इन व्यंजनों की खासियत ये है कि ये बीच में अक्सर बोले जाते हैं। जैसे हमने लिखा गड़बड़, बढ़त, इस तरह से, तो ये बीच में आए। ढ भी आता है, जैसे सिंपल ढ लिखेंगे आप, और जो नीचे बिंदु लगा रहता है तो वो आगत स्वर, आगत वर्ण वाला जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। ठीक है, तो अनुस्वार और अनुनासिक जो हैं, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में मेन अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, अनुस्वार जो है इसके उच्चारण में हवा केवल हमारे सांस जो है हमारी सांस कैसे आती है बाहर, नाक से निकलती है केवल। और अनुनासिक जो है, अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यही मेन अंतर है, ये आप बोल करके भी इसको समझ लेंगे। और अनुस्वार और अनुनासिक जो है इसका विस्तृत वर्णन जो है मैंने अपने पिछले क्लास में किया है, आप उसको देख सकते हैं। और देखिए, अनुस्वार का एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये सबसे आसान सा तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आप सोचेंगे ना कि अनुस्वार और अनुनासिक में कैसे आसानी से समझें, तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका ये है कि अनुस्वार जब हम लिखते हैं, अगर आप शब्द को देखेंगे तो उसमें केवल एक बिंदु रहता है, जबकि अनुनासिक जो है उसमें चंद्र बिंदु रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेते हैं रंग, ढंग, भंग। आपने कहीं अगर देखिएगा तो उस पर जो है एक बिंदु रहता है केवल, जबकि आप दूसरा उदाहरण लें अनुनासिक का, तो उसमें जो है चंद्र बिंदु आपको दिखेगा। जैसे कि हम आँख लिखते हैं तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा, और मुंह लिखते हैं तो मुंह में भी मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु हम लगाते हैं। तो ये हो गया अनुनासिक वर्ण, और वो था अनुनासिक वर्ण नहीं, अनुस्वार वर्ण।
बस थोड़ा सा अंतर है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप अंतर करना सीख जाएंगे और आपके लिए ये हिंदी जो है, हिंदी व्याकरण बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। आगे बढ़ें, देखें हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन जो है ये 4 तरह के होते हैं, जिनको हम समझे, ये है य, र, ल और व। ये 4 हैं, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। विसर्ग जो है, विसर्ग 2 बिंदु जो है, देखिए ऐसे ही विसर्ग का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ये तो ऐसे है, लेकिन जब हम शब्द में प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताते हैं आपको, एकदम आसानी से आप इसको कर पाओगे। इसका प्रयोग कैसे होगा, और विसर्ग इस रूप में है तो हम इसका प्रयोग करेंगे एकदम आसानी से। जैसे कि हो गया अतः मैंने लिखा, स्वतः लिखा। और एक और छोटी सी बात आप समझ लीजिए सामान्य तौर से, कि तत्सम शब्दों में जो है ना अक्सर ये आते हैं, और ख़ास तौर से ये संस्कृत भाषा में ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। हिंदी भाषा में कम प्रयोग आप देखेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगली बात हम करेंगे संधि और उसके भेद के बारे में। संधि का तो बहुत ज़्यादा विस्तृत आप देखेंगे रूप, लेकिन संधि और उसके भेद को हम शॉर्ट कट में करके आपको बता रहे हैं, समझिए इसको। अब हम बात करते हैं संधि के बारे में। संधि जो है उसके 3 रूप हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में जो है 5 रूप हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जैसे कि पहला हुआ दीर्घ, दूसरा हुआ गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यड़ और 5वां है अयादि संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि जो है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। दीर्घ स्वर में है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। और ह्रस्व स्वर हैं, उनमें जो है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो बोला जाता है वो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है ये। जब दीर्घ जो है, दीर्घ यानी अ से दीर्घ जो है अ आगे हो या आ पीछे हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आ आगे हो या अ पीछे हो, या दोनों आ हो या दोनों क्या कहते हैं कि अ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में आएगा बड़ा वाला ही, बड़ा वाला यानी दीर्घ यानी बड़ा आ। सबसे आसान सा तरीका है कि आप शब्द को ध्यान से देखिए, उसमें जब आप ये देखते हैं दूसरे शब्द को, तो आप देखेंगे कि उसमें आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा और री आएगा। ठीक है, तो ये है इसका लक्षण। अब बारी आती है हम लोगों को जानने की गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या होता है, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, देखिए अवर्ग। अब हम आपको वर्ग अगर बोलते हैं तो आप ये समझिए कि वर्ग का मतलब होता है कि अवर्ग में आते हैं अ और आ, ई वर्ग में आते हैं ई और बड़ी ई, ऊ वर्ग में आएंगे ऊ और बड़ा ऊ दोनों, और ये जो है री है। तो देखिए अगर हम अवर्ग यानी अ और आ से ई और बड़ी ई अगर जोड़ते हैं, या ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जोड़ते हैं, या री भी हो सकता है। तो अगर ये अ और आ से जुड़ते हैं तो इन लोगों में कुछ बदलाव आता है, जैसे कि अ और आ के जगह पे क्या हो जाएगा, ए आएगा। और ई और बड़ी ई यानी छोटी ई और बड़ी ई हो, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, इन दोनों की जगह पे आपका ओ हो जाता है। ये गुण संधि का उदाहरण है। और ये है री है, ये बदल करके आपका अर हो जाएगा, जैसे देव धन ऋषि, देवर्षि हुआ ना, उसी तरह से। और महाधन ऋषि, महर्षि। तो यानी अ वर्ग, इसमें अ और आ दोनों आते हैं, ई वर्ग में ई और बड़ी ई, और ऊ में ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऐसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि का मतलब होता है कि इसमें वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि संधि को हम जानने के लिए देखते हैं। वृद्धि संधि जो है इसमें आप देखिए
अवर्ग का मतलब हुआ अ और आ से जब ए वर्ग में आएंगे दोनों ए और ए जुड़े चाहे ओ और औ जुड़े, आएगा अंत में क्या, चलिए देखते हैं। देखिए अ और आ से जब ये जुड़ रहे हैं ए वर्ग और ओ और औ, तो क्या होता है, इन दोनों के जुड़ने पर क्या होता है कि अगर ए जुड़ता है अ वर्ग से, अ और आ से ए अगर जुड़ेगा तो आएगा अंत में क्या, ए। जब मुंह से बोलेंगे ना तो उस शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें देव धन ऐश्वर्य है ना, तो देव धन ऐश्वर्य हो गया तो अंत में क्या हुआ, देव ऐश्वर्य हुआ ना। उसी तरह से जब आप बोलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, वृद्धि संधि का लक्षण है। और उदाहरण, तो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर अ और आ से ए या ओ जुड़ता है तो क्या होता है, ये हो जाएगा औ। ठीक है, आगे की क्लास में जो हमने पीछे क्लास ली हुई है उनमें हमने विस्तार से बताया हुआ है, और इसके अलावा ये इसका जो है क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, तो हम इसको एक क्लास में कवर नहीं कर सकते। इसके लिए हम अगला क्लास करेंगे, और अगला जो है कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन या संदेह, तो उसको जो है आप कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या क्या इसमें चाहिए। ठीक है, अगली कक्षा में हम बहुत सारी चीज़ें लाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व की होंगी। आगे मिलते हैं, धन्यवाद।